एनटीपीसी का एग्जाम का डेट मेंशन था कि 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन इन लोगों की लेट लतीफ़ी से, आरआरबी की लेट लतीफ़ी से पेपर नहीं हुआ। सर हम लोग किसी को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ, हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब डिस्टर्ब सा हो गए हैं। अगर आप बोलते हैं कि कुछ कर लो, अब बताइए बीटेक करने के बाद ठेला हम खोल लें तो बताइए सर। उसमें रोना आता है कि हमने कैसे लोगों को चुन करके, कैसी बटन दबा करके संसद में लोगों को बैठाया हुआ है कि लोग जरा सा भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। चुनाव नहीं कराएंगे तब तक एग्ज़ाम भी नहीं कराएंगे। चुनाव ज़रूरी है इनके लिए, एग्ज़ाम नहीं ज़रूरी है। पक्ष विपक्ष दोनों एक तरीके से निकम्मे हो चुके हैं। वो उनको बच्चों से लेना देना नहीं, बस जिस चरण में चुनाव है उस चरण में डोर टू डोर क्या वो चूल्हे में बैठ के खुद भी जल सकते हैं। नमस्ते, मैं सिद्धांत हूँ और हम लोग मैं और मेरे साथी मोहन इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं। प्रयागराज का ये सलोरी मोहल्ला है। सलोरी मोहल्ला है। सलोरी में 4-5 जनवरी को काटजू बाग कॉलोनी, यहाँ पे काजू के बाग हुआ करते थे, ऐसे भी कहानी सुनाई देती है। अब प्लाट कट गया है, घर बन गए हैं, घरों में स्टूडेंट्स रहते हैं। आ जाओ दोस्त आ जाओ। घरों में स्टूडेंट्स रहते हैं, तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए ना बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, है कि नहीं? मतलब एसएससी आरआरबी हो गया, और फिर इलाहाबाद तो यूपी पीसीएस वालों का गढ़ है ना? सबसे अधिक वही लोग हैं ना, सबसे यूपी पीसीएस तो एक त्यौहार है। यूपी पीसीएस एक त्यौहार की तरह है और इसमें बच्चे खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। और अभी जैसे यूपीएससी से तो लगभग संख्या कम हो गई इलाहाबाद की, लेकिन यूपी पीसीएस में आज भी इलाहाबाद का दबदबा है। और इलाहाबाद प्रयागराज से बच्चे बहुत सारे निकल रहे हैं, हिंदी माध्यम से निकल रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं सर। तो यूपी पीसीएस यहाँ के लिए एक त्यौहार की तरह है। तो ये नरेंद्र आपका नाम है ना दोस्त? जी सर, नरेंद्र का कमरा है ये। आ जाओ, तुम इधर आ जाओ दोस्त, तुम इधर ही आ जाओ, तो मैं किनारे आ जाता हूँ। आ जाओ। नंदे के कमरे में बहुत सारी चीज़ें आते हैं तो मिलती हैं। मोहन तुम चाहो तो इधर आ जाओ, तो भाई साहब भी बैठ जाएंगे इधर पास में। तो आइए दोस्त बैठिए, ले कुर्सी आइए। तो इस कमरे में यूपी पीसीएस और सिविल की तैयारी हो रही है। हाँ सर। और इस लॉज में अधिकतर लोग वही लोग हैं? हाँ, इसमें सभी लोग हैं सर। यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, साथ में एसएससी, बैंक, रेलवे, इवन शिक्षक भर्ती देखने वाले, लगभग इस लॉज में सभी प्रकार के बच्चे रह रहे हैं, सभी प्रकार की तैयारियों को कर रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर जिला गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी अमेठी का रहने वाला हूँ। अमेठी। जी आदित्य प्रताप से। जौनपुर के रहने वाले हैं सर। आप जौनपुर के रहने वाले हैं। यहाँ से 2 घंटा लगता है बाई रोड लगभग। आप दोस्त? सर सोनभद्र के रहने वाले। आप सोनभद्र जी, रेणुकूट के आपने बताया था पहले। कमरे में ना बहुत मतलब हम लोग एक कमरा देख भी चुके हैं, और इस तरह के कमरे जो होते हैं बहुत थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। हाँ, इस तरह के कमरे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। विश्व का मानचित्र लगा हुआ है, नोट्स वगैरह अलमारियों में रखे हुए हैं। मानचित्र के पास कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं। लिखा हुआ है टारगेट, क्या लिखा है दोस्त? 5-12 जून। 5-12 जून उस दिन फ्री है? हाँ सर, 5 तारीख को यूपीएससी आईएएस का प्री है और 12 जून को यूपी पीसीएस का अपर जो है एग्जाम है। अच्छा, यूपी पीसीएस अपर का एग्जाम है और 5 को यूपीएससी का प्रीलिम्स है। आईएएस का प्रीलिम्स है सर। प्रीलिम्स है। और उसने आपने वेकअप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन, और तमाम चीज़ें हैं। 2-3 कई सारे नोट्स हैं, 22 का कैलेंडर है, और तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। वर्क हार्ड, स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। ऊपर कलमें रखी हुई हैं, वाइट बोर्ड मार्कर का इंक रखा हुआ है, किताबें हैं, जिस्ता पेपर है, तमाम चीज़ें हैं, अलमारियां हैं, पेन है, पेन स्टैंड है। यार ये मतलब मैंने कई सारे देखा है, जो लड़के अक्सर छात्र जो होते हैं तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, वो अक्सर घड़ी डब्बे में बंद रख के सामने रखते हैं। या तो घड़ी बंद के सामने रखते हैं, तो घड़ी उल्टी पहनते हैं, मतलब इस तरफ कलाई के अंदर की तरफ घड़ी रखते हैं। देखने में आसानी रहती है ना। 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमने कितने सेकंड में अटेम्प्ट किया, कितना टाइम लिया मैंने इसमें। एकदम सामने मतलब ना? टाइम मैनेजमेंट में काम आएगा। अच्छा, क्या टारगेट रहता है कितने सेकंड में निकालने क्वेश्चन? डिपेंड करता है किस एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर हम एसएससी के किसी एग्जाम का देखें तो हाँ स्पीड बहुत हाई मांगते हैं, वहाँ 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लीजिए। आईएएस का क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप 1 मिनट 2 मिनट भी ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा समय एक क्वेश्चन पे गवा रहे हैं तो बेटर है कि उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन पे चले जाए।
मेंस का क्वेश्चन लिख रहे हैं अगर सर, तो उसमें 7 मिनट का समय मिलता है। मतलब ऑल ओवर अगर हम देखें 4000 शब्द लिखने होते हैं 3 घंटे के अंदर, तो हम उसको 7 मिनट में एक क्वेश्चन को मान के चलते हैं कि हमको लिखना होता है। तो शुरुआती चरण में अगर 9-10 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको कैलकुलेटर रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में वही प्रेशर रहेगा तो वहाँ पे बेहतर लिख सका जा सके। इसलिए कमरे पर टाइम को देख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सब कौन बताता है आप लोग को? ये घड़ी रख के पढ़ो, मानचित्र सामने लगाओ? इसमें सर जो हमारे बड़े भैया लोग होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं या सिलेक्टेड हैं, सीनियर्स हैं, और टीचर्स भी इसको बराबर जो है गाइडेंस देते रहते हैं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई समस्या ना हो और आप बेहतर तरीके से करके अपना सिलेक्शन ले सकें। अच्छा, जी सर। तो मतलब टीचर लोग भी बताते हैं और सीनियर लोग जो हॉस्टल में हैं वो लोग भी बताते रहते हैं कि इस तरह से तैयारी करो, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि यूपीएससी मान लीजिए आपको देना है इस साल, आप टारगेट रखे हुए हैं। मैं तो आप लोग क्या रहता है शेड्यूल तैयारी का, कैसा रहता है, क्या कैसे करते हो सर जो मेरा तरीका क्या रहता है आप भी बता सकते हो? जी, यूपीएससी कर रहे हो? जी, मॉर्निंग में मेरा सबसे क्या करते थे आप पहले? पहले मैं होटल चलाता था। मैंने बीटेक भी किया हुआ है और एमबीए भी किया हुआ है। बीटेक और एमबीए? बीटेक कहाँ से? बीटेक गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेटर नोएडा से किया हुआ है, नोएडा से, और वहीं से मैंने एमबीए भी किया हुआ है। उसके बाद मैं अपना होटल कुछ समय तक मैंने जॉब करी हुई है जस्ट डायल लिमिटेड में, और उसके बाद फिर मैं होटल चला रहा था। अनफॉर्चुनेटली कोविड आया और होटल सेक्टर सबसे ज़्यादा हैम्पर हुआ इसमें, तो मुझे फिर उसको बंद करना पड़ा। सेटअप बंद करके मैंने चूज किया कि इलाहाबाद से रह करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें आईएएस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि ये होना चाहिए। इससे नीचे अगर जाएंगे तो पीसीएस हो सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के आप इधर लग गए। तैयारी कैसे होती है यूपीएससी की? सर तैयारी जो टीचर्स बताते हैं कि ये एक तैयारी नहीं, ये एक युद्ध है। और हाँ, और इसमें एक योद्धा की तरह आपको तैयार रहना चाहिए हमेशा। और योद्धा जो होता है वो अपनी मनोभूमि में भी युद्ध लड़ रहा होता है, यानी मन से बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि समाज का प्रेशर, जैसे एक प्रीलिम्स नहीं हुआ इसका मतलब आप 1 साल पीछे हैं। यूपीएससी का हर साल एग्ज़ाम होता है, तो 1 साल पीछे, इस बीच आपको परिवार के ताने भी सुनने को मिल सकते हैं, जो नहीं जानकार है समाज भी ताने दे सकता है। तो मन से मजबूत रहना चाहिए, फिजिकली मजबूत रहना चाहिए, और चेयर पे और टेबल के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहिए एक समयबद्ध तरीके से कि हमको इतने दिन में ये सिलेबस इतना कंप्लीट कर लेना, ये विषय कंप्लीट कर लेना, तभी हम इस पे आगे बढ़ पाते। नहीं तो इतना बड़ा सिलेबस है सर कि ये कंप्लीट ही नहीं होता है, आप उसी में घूमते रह जाएंगे। यहाँ पे आपको किताबों का ध्यान रखना होता है कि हम इस किताब को ही पढ़ेंगे, नहीं तो एक एक किताब के लिए 4-4, एक एक विषय के लिए 4-4 किताब अगर हम ले लिए तो भटकते रहेंगे, पूरे साल वही पढ़ेंगे। तो किताबों का सिलेक्शन, समय का सिलेक्शन कि हमको कितने समय में कौन सा विषय कंप्लीट करना है, कितना रिवीजन करना है, ये चलना चाहिए सर। ये सब पहले से पता तो होता नहीं है, मतलब किसी के मन में, जैसे आपका नाम, सॉरी मैं भूल रहा हूँ दोस्त, आदित्य, तो जैसे आपके मन में आया कि आपको यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, हाँ, तो आपको यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, फिर पता चला कि यार यूपीएससी की तैयारी किया जाए, कुछ तो पता तो होता नहीं है, तिया पाँच आगे पीछे, डेफिनेटली जैसा आप बता रहे हो, क्या होता है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? जो मैंने किया, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले सर्च किया कि जो जो लोग सफल हुए हैं उन्होंने कैसे किया हुआ है। यूट्यूब पे आज की डेट में जो भी क्वालिफाई होता है, आज आप इस बार का रिजल्ट देख लीजिए, जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उसमें तो जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं उसमें से कम 15 लोग 20 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको यूट्यूब पे नॉलेज दे रहे होंगे कि आप इस एग्जाम को अगर आप घर बैठे क्रैक करना चाहते हो तो आप क्या स्ट्रेटजी, क्या स्टैटिक्स आप फॉलो करें तो करना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले उन लोगों को फॉलो किया, कुछ लोगों के सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज़ देखे कि कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने प्लान बनाया कि एटलीस्ट मेरे पास प्लान होना चाहिए कि 14 से 15 घंटे में कैसे पढ़ सकूँ। एटलीस्ट इतना चाहिए होगा, 12-14 घंटे चाहिए होगा। अगर आप इनिशियल टाइम में बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो मेरा प्लान था कि 12-13 घंटे का मैं प्लान करूं। कैसे प्लान करना है? सुबह मॉर्निंग में उठना है, 1 घंटे 1.5 घंटे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको कुछ करंट अफेयर्स देखने हैं, फिर कोई एक सब्जेक्ट में उठाता था कि इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक मुझे 2 घंटे एटलीस्ट पढ़ना है। तो इतना करने में, इस मॉर्निंग उठने में, डेली काम करने में अप्रॉक्सीमेटली 10-11 के आसपास बच जाता है। 1 घंटे के लिए खाना बनाना है, फिर 1 आध घंटा आपका मन कहे तो आप आराम कर लीजिए, टहल लीजिए। उसके बाद फिर से कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाना है जिसको 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ना है। एक फिक्स टॉपिक है कि हाँ इसको पढ़ करके आज ख़त्म कर देना, तभी अगले दिन कुछ नया सोच पाएंगे। फिर मेरा जो प्लान रहा कि शाम में थोड़ी देर के लिए 1 आध घंटे के लिए मार्केट चले गए तो चले गए, नहीं तो फिर शाम में खाना पीना बनाने के बाद रात के 8-9 बजे पढ़ना है। और उसके बाद एक फिर से कोई एक सब्जेक्ट या सेम सब्जेक्ट, मेरा जो
फार्मूला था कि जो मैंने सुबह मॉर्निंग में पढ़ा था, बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था, शाम को फिर वही सब्जेक्ट में 2 घंटे के लिए दोबारा पढ़ता था। और उसके बाद करीब 20 से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस मारना है, प्रैक्टिस करना है कि एटलीस्ट कि मैं प्रैक्टिस जो पढ़ा उससे रिलेटेड सवालों को हल कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन हैं बहुत ट्रिक करके आते हैं, एक लाइन आप भूल रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को मिस कर देंगे। तो 20-25 क्वेश्चन किया और फिर से अगले दिन यही शेड्यूल रहता है। और पिछले 1 साल से अप्रॉक्सीमेटली मतलब यही शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। विल ट्राई कि आपका तरीका यही है? नहीं सर, मेरा डिफरेंट है थोड़ा सा। मैंने ऐसा नहीं है कि सबका तरीका हो सकता है कारगर हो आपका। हाँ, मेरा तरीका सर ये है कि मैं लेट नाइट पढ़ता हूँ। तो जैसे 3 बजे तक पढ़ा तो लगभग 5.5-6 घंटे सोता हूँ, फिर 9 बजे उठ गया। तो मेरे जो सर हैं वो मुझे बिल्कुल हिदायत दे रखे हैं कि सुबह से ले करके तब तक आपको अपने फ़ोन नहीं चलाने हैं, ये इम्पॉर्टेंट ना हो तो, जब तक कि 7 से 8 घंटे आप पढ़ाई ना कर लें। तो मेरा पहला ये रहता है, शुरुआत में था और अब तो बिल्कुल आदत सी हो गई है, फ़ोन को बिल्कुल ऑफ करके रखना, डोंट टच फ़ोन। और उसके बाद सर टारगेट बेस्ड पढ़ाई रहती है कि इतने टारगेट को हमको इतने दिन में, फिर उसको तोड़ते हैं जो है घंटों में, तो उसके अनुसार होती रहती है सर। एक फिक्स पैटर्न ये है कि 9 बजे उठता हूँ, 9 बजे उठने के बाद आधे घंटे में अपना सब काम धाम जो फ्रेश हुआ, उसके बाद 3 घंटे का शिफ्ट, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 2.5 घंटे का शिफ्ट, फिर उसके बाद जो है 2-2:30 बजे के आसपास खाना बनना शुरू होता है सर। शाम को वॉकिंग करना है, बिल्कुल सर हिदायत दे रखे हैं कि उसको जाना ही जाना है, क्योंकि हर हाल में जाना है, वो भी विदाउट फ़ोन, ईयरफोन लगा के नहीं जाना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप गाने सुनेंगे तो फिर आप चिंतन नहीं कर पाएंगे आपने दिन में क्या किया, आपको आगे कैसे करना है। आप अपने विषय पे सदैव बने रहें, विषय से इतर नहीं जाना है। और वॉक करने इसलिए जाना है क्योंकि हेल्थ बहुत मायने रखता है, यूपीएससी में भी मेडिकल होता है अंततः, तो वॉक करने जाना है। फिर उसके बाद एटलीस्ट सर पूरे दिन में 11 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, और ये जब तक नहीं होगा तब तक सिलेक्शन नहीं होता है। उसको हम 11 घंटे में जोड़ेंगे तो 11 घंटे हो गया। और टारगेट बेस ये है सर कि अगर कोई शुरुआत कर रहा है तो 2 महीने में एनसीईआरटी, फिर ऐसे ऐसे करके। अब जैसे सर अगर हम बताना चाहें तो जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं 24 जनवरी को सर जो है वहाँ पे एक प्लान तय किया अपना। 24 जनवरी से अब हाँ सक्सेस तक का, यानी कि 5 और 12 जून का टारगेट मैंने फिक्स कर लिया। तो 24 जनवरी से मेरा ये टारगेट बना कि मुझे हर हाल में 2 महीने में अपने पूरे सिलेबस को, जो कि 1.5 साल कोचिंग में पढ़ाया जाता है, कवर कर लेना। यानी कि 24 जनवरी से 24 फरवरी और 24 मार्च तक। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट देने से। तो ये होता है सर टारगेट बेस्ड पढ़ाई। और जैसे जैसे नज़दीक आता रहेगा प्रीलिम्स, वैसे घंटों की संख्या, कंसल्टेशन की संख्या, अदर एक्टिविटीज़ की संख्या कम होती रहेगी और सब बढ़ता है। फ़ोन ऑन कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि फ़ोन ऑन तो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। फ़ोन हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, ये सब पता नहीं क्या क्या होता है ना, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बड़ा समय खा जाता है, मीम वगैरह हो गया। हाँ, इसे पे कैसे बचाते हैं? बचाना पड़ता ही होगा। हाँ, डेफिनेटली नहीं यूज करना होता है, सिंपल सी बात है। अगर आप कुछ सोच के बैठे हैं तो आपको नहीं यूज करना है। जैसे मेरे पास ना फेसबुक है और व्हाट्सएप तभी 2 दिन पहले मैंने इंस्टॉल किया, फिर भी 2 ही लोगों का कांटेक्ट है ऐसे नंबर को व्हाट्सएप पे किया जिससे और लोग मुझे कांटेक्ट ना कर पाए। नहीं तो घर वाले 20 ग्रुप में जोड़ देते हैं, उसमें रोज़ गुड मॉर्निंग, गुड मैसेज, ये सब आते रहते हैं डेली, सबके मोबाइल पे आते हैं। इस वजह से व्हाट्सएप चलाते नहीं, टेलीग्राम एक चीज़ चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टा। दाल पक गई है आपकी? कुछ दाल या क्या क्या चढ़ा है? सर अभी नहीं पकी है, अभी उसको ऑफ कर दिया, गैस निकलने तक इंतजार करें। तो ये सब मोबाइल में ना है, ना ही इस पे अकाउंट बना हुआ है, सब कुछ बन एक। लेकिन जब होटल वाला काम कर रहे होंगे तब तो बहुत कांटेक्ट। तब मैं चला रहा था, तब उसी पे सारा बिजनेस हो रहा था, तब मैं उसको चला रहा था। अब फिलहाल जब से मैंने इस लाइन को पकड़ा है तब से सब कुछ छोड़ दिया है। एक चीज़ चलाते हैं जो कि ट्विटर है, जो जनरली आज की डेट में सबके मोबाइल में स्टूडेंट बहुत आती है, उस पर लोग कई सारे स्टूडेंट्स बताते हैं। ज़्यादातर आज की डेट में देख रहे हैं आप, डिजिटल कैंपेनिंग चल रही है, लोग रोज ही रोज कैंपेन किए जा रहे हैं, प्रोटेस्ट फॉर दिस, प्रोटेस्ट फॉर दिस। तो ये थोड़ा रहता है कि हम भी स्टूडेंट कैटेगरी में आ गए तो चलो थोड़ा हम भी सपोर्ट करेंगे, 2-4 ट्वीट करेंगे, क्या पता हमारी बात सुन ली जाए। गवर्नमेंट को जगाने के लिए ये हमें डिजिटली ट्वीट करना पड़ जाता है। अगर ये मुद्दा अभी इससे पहले एनटीपीसी का जो हो रखा था, इससे पहले 80 लाख ट्वीटें किए गई थे। अगर हाँ 4-5 दिन ट्रेंड चला था लगातार। हाँ, तो ये गवर्नमेंट अगर इस पर तुरंत एक्शन ले ले तो शायद ये सब चीज़ें ना हो और परीक्षा कॉन्टिन्यूसली मतलब लोग जॉब पाते रहेंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है सर कि जैसे 5 साल में वैकेंसी आती है, हम कहते हैं 1 लाख न दे के आप 10-10 हज़ार ही हर साल लीजिए। मैं शाम को था सलोरी पे, तो ये बातें कई सारे लोगों ने कही हैं। जिससे कि एज का लोगों का फैक्टर होता है, ऐसा होता है 10 साल में बस 2 ही एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो ये और सर मैं आपके माध्यम से आपने हमें अब वाली बात आरआरबी वाली ना, जो दूसरी वाली वैकेंसी है ना, मैं उससे लोको पायलट वाली मैं करूंगा वो उससे बात। मैं थोड़ा सा मैं सिक्वेंसली बात करूँ ना, तो मैंने बातचीत का फ्लो नहीं टूटेगा उससे, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। यार मैं पता है मैं कुछ सिविल सर्वेंट्स को जानता हूँ, कुछ बैठ जाओ आप लोग, कुछ सिविल सर्वेंट्स IAS अधिकारियों को जानता हूँ। वो लोग कहते हैं, मतलब जो IAS हो चुके हैं
या आईपीएस हो चुके हैं, तो बताते हैं कि यार मिस तो तैयारी वाली लाइफ करते हैं हम लोग। तैयारी करते समय जो हम लोग का स्ट्रगल था, वो अभी पीछे मुड़ के देखते हैं, उस समय देखते थे बहुत जुगत है यार। लेकिन बोलते हैं कि हम लोग वही लाइफ, हमारी लाइफ का सबसे बड़ा पीरियड था जो हम लोग मुखर्जी नगर में रह के या दारागंज में, सलोरी में या छोटा बगाड़ा में रह के किए, वो सबसे बड़ा समय था हमारी लाइफ का। उसके बाद थोड़ा समय लबासना में भी था, और उसके बाद ही जो है सो ही है। लेकिन ये बोलते हैं यार ये सबसे बड़ा स्ट्रगल था जो हम लोग, लगता है कि यार ये होता है सर, ये ऐसा सफ़र है कि इसका बड़ा आनंदमय तरीके से जीना चाहिए। जैसे आज दैनिक जागरण की न्यूज़पेपर में है भी कि एकाग्रता के विषय में है सर, उसमें एक छोटा सा कॉलम दिया है, उसमें यही है कि एकाग्रता तभी आती है जब आप सफ़र का भी आनंद लें, और सफ़र को जब प्राप्त कर लें तब भी आनंद लें। और मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी में सर यही विषय आपको जो है आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर आप इतिहास का आनंद नहीं लेंगे तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। 900 पेज की किताब को पढ़ के दिमाग में कंटेन करना है। पॉलिटिकल साइंस की जो ऑप्शनल की है उसमें 4 किताबें हैं सर, तो उसमें भी आपको जो है उसका आनंद लेना ही पड़ेगा। यूक्रेन में क्या है चल रहा है, उसको हम अगर ये लेंगे कि यूक्रेन एक देश है, रूस इधर से आ रहा है, अमेरिका उधर से आ रहा है, तो मज़ा नहीं आएगा। हमको उसमें मज़ा ये आना चाहिए कि ये इस तरीके से घटना हो रही, यूपीएससी इस तरीके से सवाल पूछ सकता है कि हमारे भारतीय विदेश नीति पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हम इसका जब आनंद लेते हैं सर तो बहुत मज़ा आने लगता है। वो चाहे हम जब इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट की तरह से देखेंगे तब तो वो विषय बन जाएगा। उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जंगल किस रूप में काटे जा रहे हैं, किस रूप में हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। जब जैसे भी मध्य प्रदेश में जंगल कट रहा था तो हम लोग पढ़ने के साथ साथ उस पर मूवमेंट भी चला रहे थे, और उसमें पंकज भैया भी योगदान थे, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े पर्यावरणविद हैं वो भैया के साथ जुड़े थे, तो वो सब मिलकर इस पर कैंपेन भी चला रहे थे। तो जो पढ़ रहे हैं उसको लाइफ में यूज भी कर रहे हैं सर। तो आनंद। आप किसी की तैयारी करते हैं दोस्त? हम रेलवे और एसएससी की तैयारी करते हैं सर। आप मतलब उस टफ वाली टर्फ पे हैं, थोड़ी सी कठिन वाली टर्फ पे हैं, जहाँ पे एग्जाम कैलेंडर वगैरह की मांग हो रही है, जहाँ के लिए सबसे अधिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना। क्या नाम है दोस्त आपका? विनोद कुमार यादव सर। विनोद जी। कहाँ के रहने वाले विनोद? जौनपुर के रहने वाले हैं सर। रेलवे और एसएससी वाले बच्चे, आप भी रेलवे वाले हैं, कि उनकी तैयारी का क्या तरीका है? कैसे समय, कितना समय देना पड़ता है? ऐसा ही टफनेस होता है? आ जाओ, बैठ जाओ दोस्त, आ जाओ। हाँ, इतना ही टफनेस होता है या अलग रूटीन होता है? कैसा होता है एसएससी इस सबको आप लोग वनडे कहते हैं ना? हाँ, क्या होता है सर? यही रूटीन होता है, जो सुबह उठना, उसके बाद क्या मुझे पढ़ना, उसका एक टेक्स्ट बनाना है, मतलब मुझे ये पढ़ना है, ये अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, इस तरीके से मुझे उस दिन का उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर अगले दिन मुझे क्या विचार करना है, क्या पढ़ना है, फिर इसी तरीके से हर दिन का डेली रूटीन बनना है। जी, आपका भी तरीका यही? जी सर, मेरा नाम सुजीत कुमार श्रीवास्तव है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं कुछ अपनी रेलवे से रिलेटेड बातें करूँगा, क्योंकि हमारे दादाजी भी रेलवे में थे। और एकदम करेंगे दोस्त, हम वाले जो सवाल है उसका जवाब दीजिए, उस पर ही बात करेंगे हम। जी हाँ, हमारा सर रूटीन यही है। हम मतलब 10 बजे सो जाते हैं हम दो, और उसके बाद 4 बजे भोर में उठ जाते हैं। पिछले 6-7 साल से ऐसा ही चला रहा। बीटेक स्टूडेंट हैं हम, 2017 में पास आउट है। और सर जैसे 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे से लेके अपना 9 बजे तक पढ़ लेते हैं। फिर 9 बजे खाना बनाने का प्रोसेस होता है, 9 से 10:30 पूरा 10:30 तक काम होता है। फिर आधे घंटे छत पे मतलब खाने के बाद टहल लेते हैं। फिर उसके बाद सर पढ़ने बैठते हैं शाम को 5:30 बजे तक। फिर 5:30 बजे से सर अपना सब्जी लाना होता है, और फिर 7 बजे तक खाना वाना फिर बना लेते हैं शाम को भी सर। और अधिकतर स्टूडेंट्स इसी से फॉर्मूले पढ़ाई करके निकालते हैं, निकालने वाले भी यही फॉर्मूले भी निकालते होंगे। मतलब मोबाइल का थोड़ा सा मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, और टेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अगर मोबाइल का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। हाँ, पढ़ने के लिए करा तो ठीक, लेकिन आप सोशल साइट से थोड़ा सा दूर रहिए बस। तो सर हम कोई सोशल साइट नहीं चलाते उतना। प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल के बिना काम चल भी नहीं सकता है। कंटेंट जो है, कुछ चीज़ें खुली नहीं है तो कंटेंट आपको मोबाइल पे ही मिलेगा, पीडीएफ आपको मोबाइल पे मिलेगी, वीडियो आपको मोबाइल में, हर चीज़ मोबाइल पे मिलेगा। तो मोबाइल से ऐसा भी नहीं कर सकते कि छोटा वाला मोबाइल यूज कर, उससे भी बात नहीं बन रही है, तो मोबाइल यूज करना पड़ेगा। ये बात भी सही है। और जैसे मोबाइल है तो आप नोट्स बना ले पेपर से कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले मोबाइल से पढ़ना बंद कर दीजिए। जितना नोट्स बनाए फिर उसको आप फॉलो करिए, जरूर सक्सेस हो जाएंगे हर एग्जाम में। हम अब आरआरबी के बारे में, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के पर एक बवाल तो चल ही रहा है, लेकिन आप एक दूसरे एग्जाम के बारे में बड़ी बात कह रहे थे हमसे इस शूट के शुरू में, बोला जिसको आप बार बार एक उठाना चाहते थे। क्या है वो वैकेंसी, क्या है सर?
सर 2018 में CN1/2018 ALP एंड टेक्नीशियन का वैकेंसी आया था, जिसका 2019 में सारी चीज़ें हो जाने के बाद फिर हम पूरे एग्ज़ाम हुए, फिर उसके बाद पैनल जारी हुआ और उसके बाद सर क्या हुआ कि 2019 के बाद हम लोग स्टैंड बाई कैंडिडेट में आ गए। जब कैंडिडेट मतलब स्टैंड बाई में सर वेटिंग लिस्ट हो जाता है, तो सर ये हुआ कि उस समय जब बुलाया गया था हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग वेटिंग लिस्ट में। हम लोग का मेडिकल हो गया, पहले 3 स्टेज CBT होता उसमें, पहले प्री हुआ, मेंस हुआ, फिर साइको हुआ। साइको होने के बाद फिर हर बार कट ऑफ आते चली गई। फिर उसके बाद सर एक DV बुलाया गया, हम लोग गए दार्जिलिंग में जाके वहाँ सिलीगुड़ी में जाकर DV किए, फिर कटिहार में जाके मेडिकल करते हैं हम लोग। मेडिकल सर A1 फिट होने के बाद हम लोग अगर स्टैंड बाई कैंडिडेट हैं तो हम लोग को ये है डिमांड कि सर इंडेंट या डाइवर्जन पैनल द्वारा हम लोग को समायोजित करके रेलवे में जॉब दिया जाए, क्योंकि हम लोग भी 3 स्टेज CBT पास और मेडिकल A1 फिट है, जो कि लोको पायलट के लिए एकदम से प्रतिबद्ध है। तो सर वैकेंसी में किसी और को जॉब दी गई कि नहीं? कुछ लोगों को नौकरियां मिली कि नहीं? भर्तियां पूरी हुई कि नहीं? भर्तियां कुछ जगह पे अभी रुकी हुई हैं, जैसे कोई छोड़ देता है तो उसकी जगह पे सर 502 वैकेंसी थी। कुल कितनी भर्तियां टोटल हुई उस पर? सर इसके बारे में तो अभी पूरी डिटेल मतलब उतनी जानकारी वो नहीं है अभी सर, उसको मतलब निकाल के देना पड़ेगा, तो इस समय याद नहीं है। बाकी सर पूरे लोगों का अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, कुछ जगहों पे रिप्लेसमेंट कुछ छोड़े हैं, तो उसके चलते बहुत सारे 8-10 हज़ार लोग जो हैं हमारे साथ के, तो सर कई बार मतलब सांसदों से लेटर भी लिखवा के वहाँ पे रेल मंत्रालय में पहुँचाए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है सर। और जैसा कि हम कह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सर हम लोग भी रेलवे के स्टूडेंट हैं, और जो कि 3 स्टेज CBT पास होने के बाद A1 मेडिकल पास होने के बाद हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। बीच में कोरोना वायरस आ गया 2 साल से, और आज हम लोग 2022 में पहुँच गए। सर ये बात आपके माध्यम से एक और कहना चाहेंगे कि अगर उनको जॉब हम लोग नहीं देना चाहिए था तो 2020 में ही एक रेलवे द्वारा नोटिस निकाल देते कि आपको जॉब वेटिंग वाले को किसी को नहीं मिलेगा। हम लोग इंतजार नहीं करते। आज हमारे घर के आसपास पड़ोस के सब पूछते हैं कि मेडिकल करा लिए हो तो तुमको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रहा है, या तो फिर बोलते हैं तुम पास ही नहीं हो। सर हम लोग किसी को समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ, हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब डिस्टर्ब सा हो गए हैं। अब क्या है कि लोको पायलट से छोड़ा फिर ग्रुप D की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि रेलवे 2019 में भर्ती निकली थी, उस समय कोरोना वायरस नहीं आया था, चाहते तो उस समय एग्जाम करा लेते। उसके बाद कोरोना वायरस आया, डेट उसमें मेंशन था, NTPC का एग्जाम का डेट मेंशन था कि 2019 में एग्जाम होगा, लेकिन इन लोगों की लेट लतीफ़ी से RRB की लेट लतीफ़ी से पेपर नहीं हुआ। फिर उसके बाद 2020 आता है, ठीक है, 20 आया कोरोना वायरस है, ठीक है कोरोना वायरस है, लेकिन उसमें बंगाल चुनाव, बिहार चुनाव सारे हो जाते हैं। हम पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं, कम से कम हम लोग का ये सरकार सुन ले, आपके माध्यम से रेल मंत्री तक हमारी बातें जाएं, और हम जैसे 10,000 लोग, इसमें लड़कियां भी शामिल हैं लोको पायलट में, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हर दिन ट्वीट करते हैं, हमारे पास लाखों ट्वीट है, हम लोग भी बहुत सारे ट्वीट हर दिन सुबह उठ के एक ट्वीट करते हैं कि काश हम लोग की बात को एक बार देख लें, रेल मंत्री जी देख ले, जिससे कि हम लोग का भी जॉब मिले और घर वाले को मतलब उन लोग के खर्च में योगदान दे। हमारे घर में अभी इस समय प्रेजेंट में 1 लोग कमाने वाले हैं, अब हमें खर्च देते हैं, बाकी पूरे घर में देते हैं, पापा बैठे हुए हैं, मम्मी। बताइए हम लोग को अगर ज्वाइनिंग दे दी जाती तो हम लोग अभी फिर कुछ आगे की ओर करते हैं, देश रेल की सेवा करते हैं, लेकिन कोई अभी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग छोटे लोग हैं। ये बात बहुत सर दुख होता है हम लोगों को। इतना ही सर मैं बोलूँगा कि मतलब हम लोग की बात सुनी जाए, और आंख में आंसू आ जाते। सर 4 साल हो गए, 2018 से अगर स्टैंड बाई हैं, हम लोग जनरल के कैंडिडेट हैं, तो क्या हम लोग पाप कर दिए थे? 2019 में आप आरक्षण दे देते हैं, सही है, अगर वो चीज़ 2018 में तो हम लोग की भी जॉब मिल जाती है, हाँ, लेकिन 2019 में आप आए बोले आरक्षण जनरल को है, मैं बहुत स्वीकार करता, तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कम से कम अगर रेलवे में तो पद खाली है लोको पायलट की, जिसकी वजह से आज दुर्घटनाएं हो जाती हैं। मतलब आपका कहना मतलब है इतना ट्रिकी है, सिस्टम्स को दुरुस्त किया जाए, ताकि बस एक मांग है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग की ज्वाइनिंग अगर अभी नहीं कराते हैं, कम से कम पैनल बद्ध कर दे, 1 साल बाद ही ज्वाइनिंग दे। हम ये चाहते हैं कम से कम पैनल बद्ध कर दे, जिससे हमें संतुष्टि हो कि हम रेलवे में आगे चल के सेवा करेंगे। हमें इस साल नहीं ज्वाइनिंग चाहिए, 2022 में ना ज्वाइनिंग दे, लेकिन इस साल कम से कम पैनल बद्ध कर दे। सारे RRB से हमारा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम लोग को पैनल बद्ध कर दिया जाए। बहुत परेशान है, आर्थिक रूप से भी हम लोग बहुत परेशान है। 3,000 रुपये 2,000 कैसे सर मैनेज करते, पानी लाने को कभी पैसा नहीं, फिर भैया लोग को फ़ोन करना पड़ता है। एक भैया जॉब करते हैं तो उनसे घर पे पैसा जाता है, फिर यहाँ पढ़ने के लिए आता है। हमारे साथ एक छोटा भाई भी रहता है जो कि यहाँ पढ़ रहा है, उनके पिताजी मतलब ठेकेदारी में एज ए सुपरवाइज़र काम करते हैं ठेकेदार के अंदर में। तो ऐसे खर्च हम लोग मेंटेन करते हैं, 2 लोग मिलके इस जगह पे और रह रहे हैं। सर 2017 में BTech पास होने के बाद फिर ये सरकारी तंत्र में हम लोग तैयारी करने आए, और इससे पहले प्राइवेट में भी सर मतलब हम गए थे जॉब के लिए, तो वहाँ लोग कहते हैं प्राइवेट कंपनियों में कि तुम्हारा कोई रेफरेंस है तब तुमको जॉब मिलेगा। सर बताइए क्या करें हम लोग? अगर आप बोलते हैं कि कुछ कर लो, अब बताइए BTech करने के बाद ठेला हम खोल लें, तो बताइए सर, ठेला ही कल से हम लोग चला देंगे,
कम से कम हम लोग 3 स्टेट CBT पास, इतना बस रेल मंत्री PMO सबसे हमारा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि कम हम लोग को पैनलबद्ध कर दिया जाए, भले ज्वाइनिंग अगले साल दिया जाए, सारे लोगों से यही मतलब हमारी विनती है। चलिए, मतलब आपकी रिक्वेस्ट है और हो सकता है इतना कुछ जॉब्स और तमाम वैकेंसीज को लेकर इतनी ट्रिकीनेस है, इतना जटिल है सिस्टम कि सब कुछ को दुरुस्त किया जाए और जो भी न्याय और कानून सम्मत हो, नियम सम्मत हो, वैसे कदम उठाए जाए। आप लोग भी तैयारी करते हैं यहीं पर रह के? काहे की? सर वनडे की तैयारी कर रहे हैं। वनडे मतलब SSC? हाँ SSC। वनडे मतलब एक दिन एग्जाम दिया, उस दिन काम हो गया उसका एग्जाम का, फिर रिजल्ट जब आएगा तो आएगा। रिजल्ट जब आएगा तो आएगा। मतलब प्री मेंस और फिजिकल और इंटरव्यू वो वाला लफड़ा नहीं है? वो वाला लफड़ा नहीं है। 3-4 स्टेप्स नहीं है, एक ही स्टेप में नौकरी मिल जाने वाली बात है, तो इसीलिए वनडे बोलते हैं कि एक ही दिन में देके खत्म कर देंगे। इसमें प्री मेंस नहीं होता है, बस एक कोर्ट कचहरी होता है। स्टेप इसमें भी आगे है, जैसे IAS में प्री होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, इसमें भी कोर्ट कचहरी। और पहले पेपर होगा, फिर पेपर लीक होगा तो कोर्ट में मैटर जाएगा, तो वहाँ से सुनवाई होगी, फिर पेपर निरस्त होगा, तो फिर पेपर होगा। तो इसी प्रकार से ऐसे चलता रहता है ये भी। क्या नाम है आपका? राजकुमार वर्मा। कहाँ के रहने वाले दोस्त? हम बस्ती जिले के रहने वाले हैं। बस्ती के रहने वाले। जी सर। SSC कितनी बार अटका है अभी तक इसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में? सर हमको बोले पहले वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम UPP का एग्ज़ाम दिए। हाँ। एक बार दिए, उसमें पेपर आउट हुआ, पेपर फिर से हुआ। जब पेपर आउट हुआ था उस समय हम लोग तैयारी किए थे, तैयारी फिर भी थी, लेकिन उसमें क्वेश्चन ज़्यादा सही थे। फिर आगे चल के भाई थोड़ा समस्या थे, क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन कम हो गए, नहीं हो पाया, तो यही है। तो उसमें हम लोग नहीं सेलेक्ट हो पाए थे। उसके बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है। वनडे एग्जाम लेखपाल की तैयारी जुटे हुए हैं। 5 साल हो गए, 2017 में सरकार बनी तो ये हो रहा था कि वैकेंसी आने वाली है, 6 महीने में विज्ञापन आ जाएगा, फिर पेपर होगा, ये होगा, लेकिन वैकेंसी आई, लेकिन ऐसे समय पे आई कि उसका कोई मतलब नहीं ना। अभी एग्ज़ाम की तैयारी, अब लोग सब चुनाव में भिड़े हैं, जब तक चुनाव नहीं कराएंगे तब तक एग्ज़ाम भी नहीं कराएंगे। चुनाव ज़रूरी है इनके लिए, एग्ज़ाम नहीं ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 8x10 के रूम में रह रहा है, 3032 किराया दे रहा है, तो हर बच्चा नहीं दे पाता है। आप ही हमारे इलाज में देखिए, इसी में बाहर देख कितने बच्चे रूम बंद करके घर चले गए हैं। जिसकी नहीं आर्थिक स्थिति सही हो, कहाँ से पैसा लाएंगे, उसके माँ बाप कहाँ से कमा के कितना देंगे। साल भर किसी को टाइम मिलता है कि आप ये साल भर के अंदर तैयारी कर लीजिए, मैं किसी प्रकार से मजदूरी मेहनत करके आपको पैसा दे दूँगा, आप पढ़ाई कीजिए, आप सेलेक्ट हो जाइए। बच्चा मेहनत करता है, लेकिन 2018 में फॉर्म पड़ेगा, 22 में उसका एग्ज़ाम होगा। ग्रुप D का ही आप देख लीजिए। और डेट आई, फिर उसमें हुआ प्री मेंस दोनों होगा, तो फिर यही सब होता है। अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, प्री मेंस वाला मैटर चलने लगा। अब एग्ज़ाम दिखाइए कब करते हैं लोग। चुनाव करा देंगे लेकिन एग्ज़ाम नहीं कराएंगे। एग्ज़ाम से कोरोना बढ़ जाएगा और चुनाव से कोरोना नहीं बढ़ता है। रैली से कोरोना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप वहाँ लाखों की भीड़ कर लेंगे, वहाँ पे रैली में कोरोना नहीं फैलता होगा ना? ऐसा रैली में नहीं फैलता। ये तो कोरोना के लिए एंटी कोरोना वैक्सीन उसमें रहती है। रैली में नहीं फैलता, रात में नहीं फैलता है, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, उससे भी नहीं फैलता। कीजिए, कुछ भी कीजिए, उसमें नहीं। अगर आप बच्चों का एग्जाम करवा लेंगे तो उससे कोरोना फैल जाएगा। सैटरडे संडे नहीं निकलता है, सैटरडे संडे नहीं निकलता, ज़्यादातर राज्य करते हैं। कोरोना का टाइम है, लेकिन रात में 10 बजे एक बार नहीं होगा, 10 से 6 नहीं होगा कोरोना। 10 से 6 होगा, 10 से 6 होगा, उसके बाद नहीं होगा। क्योंकि जब लोगों को भीड़ में कहीं जाना होगा, जहाँ 10-5 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पे कोरोना होगा, वहाँ पे कोरोना नहीं होता है। और जब रात में सब लोग रूम में अपना सो रहे हैं, बंद घर पे रह रहे हैं, तो उसमें इस बात पे हंसना भी आता है और रोना भी आता है। हंसना इसलिए आता है कि हंस लेते हैं, हंसी टिटोली कर लिया आपस में। रोना आता है कि हमने कैसे लोगों को चुन करके, कैसी बटन दबा करके संसद में लोगों को बैठाया हुआ है कि लोग जरा सा भी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। सब स्टूडेंट कहते हैं कि जिसकी भी सरकार थी हमेशा यही होता था, जिसकी भी सरकार रही है प्रदेश में, देश में, हर जगह यही दिक्कत रही। सरकार सबके सरकार में ऐसा होता है, लेकिन कुछ में ज़्यादा हो जाता है, कुछ में थोड़ा कम रहता है। होता तो सब में है, ये नहीं है कि कोई
कोई सरकार है वो दूध की धूली है, वो भ्रष्टाचार या इस सब का काम नहीं कर रही, सब कर रहे हैं। बस बोलना चाहिए ना, जैसे विपक्ष ग्रुप डी पे तब तक नहीं बोला जब तक कि बच्चों के साथ मारपीट नहीं हो गई और हिंसक घटनाएं नहीं हो गई। विपक्ष जब कुछ अभी तक नोटिस नहीं लिया। तभी तक नोटिस नहीं लिया। विपक्ष की क्या गलती है? मतलब ये तो गलती मीडिया की भी है, हम लोगों की भी है, हम लोग भी तब तक नोटिस लेने में असफल रहे। हर मीडिया चैनल की गलती हो जाएगा। अगर कोई बड़ा नेता अगर इस पे ट्वीट कर देता पहले से तो शायद हिंसक घटनाएं नहीं होती, जो बच्चे मारे पीटे गए वो घटनाएं नहीं होती। लेकिन बड़े नेता भी बस, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है, लेकिन प्रयागराज की खबर कोई ले ही नहीं रहा है। तो ये पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए था कि समय रहते अगर इसकी खबर ले लेते, इसकी मुद्दा उठा देते। जैसे सुशील मोदी जी बिहार से लाए हुए कि उनकी वैष्णो जी से बात हुई, ये हुआ वो हुआ, ये चीज़ पहले भी किया जा सकता था। पटना में ट्रेन नहीं जलाई जाती, इलाहाबाद में जो घटना हुई वो नहीं होती। बताइए, बच्चे मार दिए गए। कल एक बच्चा बताता है कि उसके घुटने फट गए, 1.5 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेंगे। 1.5 लाख रुपए सर कहाँ से आएंगे? ये एक किसान परिवार का लड़का जो है समझ सकता है, क्योंकि उसको 5,000 देने में 5 बार पूछा जाता है, बेटा कम में हो सके तो काम कर ले आ। लेकिन 1.5 लाख कहाँ से देगा जो कि निर्दोष है? क्योंकि जो अराजक तत्व थे, पता नहीं वो छात्र थे भी नहीं या छात्रों के आड़ में हिंसा कर बैठे, वो तो भाग गए। जो बच्चा अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा रात को, उसके साथ घटना हो गई। तो पक्ष विपक्ष दोनों एक तरीके से निकम्मे हो चुके हैं। वो उनको बच्चों से लेना देना नहीं, बस जिस चरण में चुनाव है उस चरण में डोर टू डोर क्या वो चूल्हे में बैठ के खुद भी जल सकते हैं खाना पकवाने के लिए। तो उनको चाहिए कि इस पे काम करें। चलिए, तो ये बातचीत थी इलाहाबाद के एक और कमरे से तमाम पहलुओं में बात करते हुए। सही बात है, अगर कोरोना में सब कुछ हो सकता है और कोरोना में कोई मंत्री या कोई नेता, कोई लॉ मेकर पर्चे बांट सकता है बिना मास्क लगाए, हाथ से थूक लगाए, डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं नेता लोग, बड़ी बड़ी रोड शो रैलियां निकाल सकते हैं नेता लोग, कहीं कहीं जा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, नेताओं को पार्टी से पार्टी में अदला बदली करवा सकते हैं, तो शायद चुनाव की इन घमाघमियों के बीच एग्ज़ाम भी कराए जा सकते हैं। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।